हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एग्री फॉर नेशन एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे निम्रा सुंडा की लिखी बुक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर में। आज जो हम कवर कर रहे हैं वो यूनिट 4 है। हमने यूनिट 3 तक कवर कर लिया है। आप यदि नए आए हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे यूनिट 3 तक के वीडियोज़ को आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिस्पिरेशन के बारे में। रिस्पिरेशन है क्या? सबसे पहले आप ये जान लो कि सबसे पहले इसमें जो आएगा पढ़ने के लिए उसमें है वो है फोटो रिस्पिरेशन, ग्लाइकोलेट पाथवे। ठीक है, फोटो रिस्पिरेशन को और क्या कहते हैं? ग्लाइकोलेट पाथवे। कोर्टोकोव के द्वारा 1963 में इंट्रोड्यूस किया गया था टर्म फोटो रिस्पिरेशन। इनके द्वारा कोर्टोकोव के द्वारा 1963 में टर्म फोटो रिस्पिरेशन इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू रिलीज ऑफ CO2 इन रिस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। CO2 जो होता है वो रिलीज होता है रिस्पिरेशन में, कब? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फोटो रिस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि CO2 का रिलीज होना रिस्पिरेशन में लाइट के प्रेजेंस में। नेक्स्ट है इन फोटो रिस्पिरेशन हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंड्यूस्ड बाय हाई लाइट। कह रहा है कि यदि लाइट ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो O2 का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, चेक द प्रोडक्शन ऑफ 2 मोलिक्यूल ऑफ PGA एंड फॉर्म्स ग्लाइकोलेट इंस्टीड ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ PGA। कह रहा है कि फोटो रिस्पिरेशन में सबसे पहले तो हो गया कि हाई लाइट की वजह से हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंड्यूस होगा, जिसमें कि आप चेक कर सकते हो कि उसका प्रोडक्शन जो 2 मोलिक्यूल ऑफ PGA का जो प्रोडक्शन होता है और वो फॉर्म क्या करता है? ग्लाइकोलेट इंस्टीड ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ PGA। ओके, मतलब क्या हुआ कि फोटो रिस्पिरेशन में यदि आप हाई लाइट दोगे तो बनना है 2 PGA। ठीक है, कितना PGA? 2 PGA। तो ये फॉर्म करता है क्या? ग्लाइकोलेट इंस्टीड ऑफ 1 PGA। तो हाई कंसंट्रेशन की वजह से 1 मोलिक्यूल ऑफ PGA के बदल में 2 मोलिक्यूल ऑफ PGA होगा। ठीक है, नेक्स्ट है H2O2 इज फॉर्म। H2O2 बनता है। ओके, H2O2 का हाइड्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है नोन एज C2 साइकिल। इसको क्या कहते हैं? C2 साइकिल कहते हैं, 2 कार्बन कंपाउंड ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट है डोंट फॉर्म ATP एनर्जी। ये ATP का फॉर्मेशन नहीं करता, हेंस दिस इज एनर्जी कंज्यूमिंग हार्मफुल प्रोसेस। ये एनर्जी का हम देखिए रिस्पिरेशन क्यों पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ATP का प्रोडक्शन हो, प्लांट को एनर्जी मिल सके और वो खाना बना सके। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी का फॉर्म ही नहीं हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हार्मफुल प्रोसेस। एनर्जी को और तो देने के बजाय कंज्यूम करता है। ओके, इट अकर्स बिटवीन क्लोरोप्लास्ट परऑक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ कहाँ होता है? CPM, क्लोरोप्लास्ट परऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है रिस्पिरेशन द एनर्जी रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। कह रहा है कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा है कैसे? वेरियस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन से। ओके, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि एनर्जी का रिलीज होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लूकोज जो है वो CO2 रिलीज करता है, H2O, और 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन क्या है? फर्स्ट एंड कॉमन स्टेज ऑफ रिस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस और EMP पाथवे। ओके, मैकेनिज्म रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट और कॉमन स्टेज ऑफ रिस्पिरेशन इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस और EMP पाथवे। ठीक, नेक्स्ट 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहला स्टेज क्या होता है रिस्पिरेशन का? ग्लाइकोलिसिस और EMP पाथवे। नेक्स्ट है 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना देता है? 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। हिंस प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में अंडर एनारोबिक कंडीशन। ये एनारोबिक कंडीशन में साइटोप्लाज्म में होता है। वैसे तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो एनारोबिक और एरोबिक रिस्पिरेशन का
कॉमन पाथवे है, मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन कहो या एनारोबिक रिस्पिरेशन, दोनों में ग्लाइकोलिसिस जो है वो कॉमन होता है। नेक्स्ट है एसिटाइल कोएंजाइम लिंक मॉलिक्यूल बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम ये जो है वो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है। देखिए रेस्पिरेशन में सबसे पहला प्रोसेस जो है ग्लाइकोलिसिस का होता है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल। तो क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम जो हम यहाँ कह रहे हैं वो लिंक होता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ तक क्या चीज़ कॉमन, वो आप एक ओवरव्यू देखो तो क्या देखोगे कि सबसे पहले रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होता है और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने के लिए बीच में एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है। ठीक है, नेक्स्ट है और 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड पर फर्दर विल बी ऑक्सीडाइज थ्रू लिंक एंड क्रेब्स साइकिल। देखिए कह रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस हुआ, वहाँ 2 मोलिक्यूल ऑफ पीजीए बना, ठीक है, पायरुविक एसिड बना, ओके, 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना, तो उसका क्या होगा, बना तो क्या होगा, तो आगे जो क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। ओके, ऑक्सीडाइज होगा तो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, जिससे कि एनर्जी जो है वो प्लांट यूज़ करेगा। तो हमारा पूरा मकसद क्या है रिस्पिरेशन का, एटीपी का रिलीज होना, ठीक है, एटीपी का बनना, ताकि प्लांट जो है अपना प्रोसेस कर सके। हमें भी एनर्जी चाहिए तभी तो हम अपना काम करते हैं, उसी तरह प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, इसलिए उसमें रिस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट है कि और वही 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना तो वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, क्रेब्स साइकिल में एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है 2 मोलिक्यूल ऑफ NADH2 फर्दर विल बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड रिलीज H2O। देखिए अभी तक आपके सामने क्या क्या है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि दोनों को जोड़ता है। उसके बाद हम चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। क्यों? क्योंकि वहाँ जो होता है अभी तक तो एटीपी का फॉर्मेशन के लिए हम जा रहे थे, ठीक है, जो वो तो इसलिए तो जाएंगे ही, साथ में लास्ट में क्या होता है H2O का भी फॉर्मेशन होता है। ओके, H2O का लास्ट प्रोसेस में H2O का फॉर्मेशन होता है। कैसे? लास्ट प्रोसेस में जो है वो O2 जो होता है वो आकर के ज्वाइन करता है इस प्रोसेस को, तो O2 से क्या बनता है H2O। तो आपको ओवरऑल क्या याद रखना है कि हम शुरू से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ लास्ट में जाकर के ATP और H2O का फॉर्मेशन होना है। नेक्स्ट है, अब देखिए नेट प्रोडक्शन 2 ATP इन ग्लाइकोलिसिस। अब देखिए हमको लास्टली तो बनाना है ATP ही है, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में जो है वहाँ भी 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, क्या होता है, 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है, बट 2 molecules of NADH2 will be oxidized aerobically to yield 6 molecule of ATP। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बट 2 मोलिक्यूल जो NADH2 का है वो ऑक्सीडाइज होता है एरोबिकली, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और 2 yield जिसमें कि हमें 6 मोलिक्यूल ऑफ ATP मिलता है। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस में नेट प्रोडक्शन, कुछ गया होगा कुछ आएगा, तो हमारे पास जो आएगा उसको हम नेट कर रहे हैं। मान लीजिए 6 निकला, 4 गया, तो बचा क्या 2, तो हम वो नेट का बात कर रहे हैं कि नेट में कितना बचा, 2 ATP ऑफ ग्लाइकोलिसिस। बट 2 molecule of NADH2 will be oxidized aerobically to yield 2 molecule of 6 molecule of ATP। देखिए जैसे कि ये तो डायरेक्ट 2 ATP निकल गया, लेकिन एक NADH2 होता है जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो 3 ATP का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो यहाँ पे 2 मोलिक्यूल ऑफ NADH2 बन रहा है, तो कितना ATP रिलीज करेगा, हम कह रहे हैं कि एक NADH2 3 ATP बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस में कितना मोलिक्यूल बना, 2 मोलिक्यूल NADH2 का, तो 2 मोलिक्यूल का मतलब 6 ATP रिलीज करेगा। ओके, thus total molecule of ATP through glycolysis in presence of O2 will be 8 instead of 2। मतलब टोटल ATP का जो टोटल मोलिक्यूल ऑफ ATP जो ग्लाइकोलिसिस में बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ O2 वो देगा 8 मोलिक्यूल ऑफ ATP इंस्टीड ऑफ 2 के बजाय 8 ATP दे दिया। कैसे? देखिए हम तो आपको ये बोल दिए कि डायरेक्ट 2 ATP दे रहा है ग्लाइकोलिसिस में, साथ में 2 NADH2 भी रिलीज़ कर रहा है, कितना 2, और एक NADH2 कितना देता है 3 ATP, तो 2 NADH2 कितना देगा 6, तो 6 + 2 कितना हुआ 8, है ना, तो 6 + 2 कितना हुआ 8, तो यहाँ पे कितना 8 इंस्टीड ऑफ 2। ओके, नेक्स्ट है बोथ ETS एंड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, हमने पिछले वीडियो में इस चीज़ डिस्कस कर लिया है। ETS और क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया अंडर एरोबिक कंडीशन। यदि आपको एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में पूछेगा तो ETS और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके,
नेक्स्ट है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन के दौरान एनर्जी का रिलीज होता है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस से इसको कहते हैं। ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज नेट 36 ATP मोलिक्यूल इज फॉर्म। लास्टली कितना मोलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म होता है? 36। देखिए ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का प्रोसेस जो है, लास्टली हमने डिस्कस कर लिया कि पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है, तो इसमें हमें 2 ATP प्लस 6 ATP मिला था। ठीक है, तो ये कितना हो गया था? 8। तो उसी तरह से क्रेब्स साइकिल में होगा तो कितना टोटल मिल जाएगा? 36 ATP लास्ट में। ओके, तो कह रहा है कि जब हम एक मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे, यहाँ ब्रेक किए, उसके बाद क्या क्या क्रेब्स साइकिल हुआ, जो भी हुआ, ETS हुआ, तो लास्टली हमें क्या मिल गया? 36 ATP मिल गया। नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी कोसेंट। रिस्पिरेटरी कोसेंट क्या है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज टू वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब इन रिस्पिरेशन, मतलब CO2 अपॉन O2, इसको क्या कह रहे हैं? RQ। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 जो कितना रिलीज हुआ और कितना O2 लिया, से हम ही लोग हैं ह्यूमंस। O2 जो है वो हम लोग लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे CO2 कितना रिलीज हुआ और O2 हमने कितना लिया। ठीक है, उसी को रिस्पिरेटरी कोसेंट कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिस्पिरेटरी रेशियो, इसको रिस्पिरेटरी रेशियो भी कहा जाता है। RQ क्या है? वॉल्यूम ऑफ रिलीज CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ रिलीज वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब O2। नेक्स्ट है RQ वैल्यूज ऑफ सम प्रोडक्ट्स। फैट, उसके बाद है फैट के लिए 0.7 है, प्रोटीन के लिए 0.8 to 0.9 है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 है, सकुलेंट के लिए 0 है, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए ग्रेटर देन 1 यानी 1.33 है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ओके, तो ये पूरा आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसी वीडियो में यूनिट 5 भी कवर कर लेते हैं। फोटो पीरियोडिज्म क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू डे लाइट पीरियड, स्पेशली फ्लावर बिहेवियर इज फोटो पीरियोडिज्म। मतलब कि फ्लावर बिहेवियर के लिए प्लांट जो है वो डे लाइट के लिए रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, जब प्लांट पे लाइट पड़ता है तो वो फ्लावर जो है, फ्लावर का बिहेवियर चेंज होता है, उसी को क्या कहते हैं? फोटो पीरियोडिज्म। द टर्म फोटो पीरियोडिज्म कॉइन्ड बाय गार्नर एंड अलार्ड इन 1920। फोटो पीरियोडिज्म जो टर्म है वो गार्नर और एलार्ड के द्वारा 1920 में टर्म दिया गया था। दे क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू 3 कैटेगरीज: शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। ओके, तो कितने तरह का हो गया? 3 तरह का। शॉर्ट डे प्लांट, सच प्लांट रिक्वायर्ड डे लेंथ लेस देन 12 आवर, मतलब 12 घंटा से कम उसको डे चाहिए। ठीक है, तो वो किस लिए? फ्लावर के इनिशिएशन के लिए, मतलब फ्लावर जो इनिशिएट करता है, निकलता है, उसका एक बर्ड या कली जो कहते हैं, उसको कितना टाइम चाहिए? लेस देन 12 आवर। ये क्या कहाँ होता है? टोबैको, सोयाबीन, राइस और खरीफ क्रॉप्स में और मेनी ट्रॉपिकल प्लांट्स में। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट्स किसको कहते हैं? टोबैको, सोयाबीन, राइस और खरीफ क्रॉप्स, मेनी ट्रॉपिकल प्लांट में। लॉन्ग डे प्लांट क्या है? सच प्लांट रिक्वायर मोर देन 14 आवर। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये लॉन्ग डे प्लांट्स क्या है? इसमें कि 4 आवर से ज़्यादा टाइम चाहिए डे लाइट का। किस लिए? फ्लावर के इनिशिएशन के लिए। वीट, बार्ले, शुगर बीट, कैस्टर और रबी क्रॉप्स के लिए को लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डे न्यूट्रल प्लांट। सच प्लांट अनइफेक्टेड बाय डे लेंथ। ये प्लांट जो है डे लेंथ से अनइफेक्टेड होता है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? मेज, टोबैको, सनफ्लावर, कॉटन, ककम्बर। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए? डे न्यूट्रल प्लांट्स के। वो ही प्लांट होते हैं जो कि डे लेंथ से अनइफेक्टेड होते हैं। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आज का वीडियो यही हम एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।